औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम AHN जो कि अभी थर्ड सेमेस्टर में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के नाम से आया है, सही। जो AHN है मतलब एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, ये सबसे ब्रॉड सब्जेक्ट है। और इस ये मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग जो है ये फिर इसका एक पार्ट है, मतलब एक हिस्सा जो है, एक पोर्शन जो है AHN का, वो क्या है। तो AHN जो है एक ब्रॉड है, और जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग है वो एक स्पेसिफिक है, सही। अभी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में हम असेसमेंट के बारे में पढ़ें, मतलब यह है कि एक डिज़ीज़ है उसकी हम किस तरह असेसमेंट करेंगे, उसके डिफरेंट साइंस किस क्या क्या है, सही। इसके बाद जो है हम उसकी मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे। आज का जो हमारा है GIT डिज़ीज़ है, लेकिन GIT डिज़ीज़ से पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम के जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। Digestive system: the gastrointestinal tract and an organ system within human and other animals which takes in food, digests it and absorb energy and nutrients and expel the remaining waste as a feces। सबसे पहला जो हमारे टोटल बॉडी है, हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, हमारा टोटल बॉडी है, इसमें 11 सिस्टम है। और इसमें एक सिस्टम जो है ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सिस्टम जो है ये फूड की ब्रेक डाउन, उसकी मेटाबॉलिज्म, उसकी एब्जॉर्प्शन और इसकी एक्सक्रीशन के बारे में हमें बताती है कि हम फूड किस तरह जब इनगल्प करते हैं वो किस तरह हमारे बॉडी में इसकी मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब उसकी ब्रेक डाउन होती है, फिर उसकी एब्जॉर्प्शन हो जाती है, फिर उसकी लीवर में मेटाबॉलिज्म किस तरह होती है, और फिर यूडिफिकेशन प्रोसेस है किस तरह होता है। तो ये हम डाइजेस्टिव सिस्टम में स्टडी करेंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम का शॉर्ट ओवरव्यू है। माउथ से स्टार्ट होता है और एनस पे ख़त्म होता है। यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड्स भी मेंशन है, एसोफेगस है, स्टमक है, पेंक्रियास है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, अपेंडिक्स है, रेक्टम है और लार्ज इंटेस्टाइन है। इसमें जो है इसमें कुछ मेन ऑर्गन्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, और कुछ इसके एक्सेसरी ऑर्गन्स होते हैं। तो एक्सेसरी ऑर्गन्स में जैसे पेंक्रियास हो गया, लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, ये एक्सेसरी ऑर्गन, और सलाइवरी ग्लैंड्स ये एक्सेसरी में आते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन बाकी जो सारे हैं ये फिर उसके मेन ऑर्गन्स हैं। ये भी है मेजर ऑर्गन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। मेजर ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ आता है, फेरेंक्स आता है, एसोफेगस आता है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है और रेक्टम है। तो ये इसके जो मेजर ऑर्गन्स है डाइजेस्टिव सिस्टम में, जिसमें डाइजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के सारा इससे बना है, ये इसके मेजर ऑर्गन्स हैं। फिर इसमें आता है एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन, ये मैंने आपको पिक्चर में भी बताया। सलाइवरी ग्लैंड्स है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पेंक्रियास है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करता है, ये सलाइवा सिक्रीट करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। लीवर जो है ये भी बाइल को सिक्रीट करता है, और फिर जो फूड होता है उसकी मेटाबॉलिज्म कर देता है। ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लूकोन्यूजेनेसिस, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, लाइफोजेनेसिस, ये सारे जो प्रोसेस है ये लीवर में होते हैं। गॉल ब्लैडर जो है ये क्या करता है, ये जो बाइल है जो लीवर में हेपेटोसाइट सेल बाइल को सिक्रीट करता है, और ये फिर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है ताकि उसको और भी कंसनट्रेटेड बनाए। और ये बाइल जो है ये जो हमारा फैट्स, हमारे फैट्स होते हैं ना, उसकी एमल्सिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर पेंक्रियाज होता है, जो पेंक्रियाज हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। हेट्रोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो एंडोक्राइन फंक्शन भी है, एक्सोक्राइन फंक्शन भी। इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है ये इसमें आइलेट ऑफ लैंगरहान होते हैं। इसमें डिफरेंट सेल्स होते हैं, अल्फा सेल्स, बीटा सेल्स और डेल्टा सेल्स, एफ सेल्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। तो उसमें ये सेल्स जो है, जो अल्फा सेल्स है ये ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है, जो बीटा सेल है ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, और जो डी सेल्स है जिसको हम डेल्टा सेल्स भी कहते हैं ये सोमेटोस्टेटिन सिक्रीट करता है। इसी तरह इसके एक्सोक्राइन पार्ट में एसिनार सेल्स होते हैं, और इसमें एक ग्रेप्स के गुंचे बने होते हैं, उसको एसेनाई कहते हैं। ये एसेनाई क्या करते हैं, ये पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, और ये फिर पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए जो है ड्यूडेनम तक पहुंचते हैं। तो हमने ये पढ़ा है कि एंडोक्राइन डक्टलेस है और एक्सोक्राइन डक्टेड ग्लैंड है। तो यहाँ पर भी डक्ट इन्वॉल्व हो गया, पेंक्रियाटिक जूस को पेंक्रियाटिक डक्ट के ज़रिए ड्यूडेनम में चला गया, तो ये इसके एक्सोक्राइन फंक्शन हो गया।
फिर जीआईटी ट्रैक्ट का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहले होता है इंजेशन, मतलब फूड को इंटेक करके टेकिंग अ फूड इनटू एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड पर चला जाता है, मतलब ईटिंग के ड्रिंकिंग। इसके बाद जो है प्रोपल्जन होती है। प्रोपल्जन मीन पेरिस्टालिसिस होती है, उसकी फूड जो है ये एलिमेंट्री कैनाल में उसके साथ मिक्स हो जाता है, और फिर ये माउथ में मिक्स हो जाता है, और फिर ये एलिमेंट्री कैनाल के ज़रिए स्टमक में चला जाता है, और वहाँ से फिर डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअली डाइजेशन जो है ये माउथ में स्टार्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा डाइजेशन जो है ये फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। इसमें फिर डाइजेशन के 2 टाइप्स होते हैं। एक को हम डाइजेशन का मतलब ये है कि जो नॉन एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस होते हैं ना, ये हम एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस को कन्वर्ट करें, मतलब एक कम्प्लेक्स फूड को हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करें, इसको डाइजेशन कहते हैं। अब इनके 2 टाइप्स हैं, एक को मैकेनिकल कहते हैं और दूसरों को केमिकल। मैकेनिकल डाइजेशन जब फूड को मैकेनिकली ब्रेक किया जाए, एग्जांपल यहाँ पर लिखा है मेस्टिकेशन हो गया, चीविंग फॉर प्रोसेस हो गया। इसी तरह स्टमक में हमारा जो चर्निंग मिक्सिंग वेव होता है ना, मतलब हमारे जो चर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक होता है, उसके ज़रिए जो है मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड होती है। केमिकल डाइजेशन में जो है स्मॉल मॉलिक्यूल जो है वहाँ पर उससे वो कन्वर्ट हो जाते हैं स्मॉल मॉलिक्यूल में, किस चीज़ के ज़रिए, एंजाइम्स के ज़रिए। डिफरेंट एंजाइम जैसे हमारे माउथ में सलाइवरी अमाइलेज हो गया, इसी तरह स्टमक में जो है वो पेप्सिन एंजाइम हो गया, इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लाइफे पेंक्रियाटिक लाइफे जैसे पेंक्रियाटिक अमाइलेज डिफरेंट एंजाइम है। वो क्या करता है, वो केमिकली जो है उसको ब्रेक डाउन करता है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। और स्मॉल मॉलिक्यूल में हम इसलिए तोड़ते हैं कि इसके सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाए, और जब सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से उसकी एब्जॉर्प्शन फिर सही तरीके से होती है। अब एब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन, जब ये डाइजेशन ये सारी चीज़ें हो जाती है तो फिर इसकी एब्जॉर्प्शन भी होनी चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर एक इलियम पार्ट जो है ना, उसमें डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस पास थ्रू द वॉल ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव एलिमेंट्री कैनाल एंड टू द ब्लड फॉर सर्कुलेशन। अब क्या होता है, जब ये इलियम के जो वॉल्स होते हैं उसमें वेलाई, और वेलाई के ऊपर माइक्रोवेलाई होते हैं जो सरफेस एरिया को ज़्यादा करते हैं, वहाँ से ये फूड जो है एब्जॉर्ब होकर कहाँ पर पहुँचता है, ब्लड में पहुँच जाता है। कहाँ, हेपेटिक पोर्टल वेन के ज़रिए ये फिर लीवर में चला जाता है। जब किसी चीज़ जो है इंटेस्टाइन से जब ब्लड में शामिल हो गई तो इसकी एब्जॉर्प्शन कहते हैं, और ये फिर डिटॉक्सिफिकेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए लीवर में चला जाता है। फिर एलिमिनेशन है, फूड सब्सटेंस दैट हैव बीन ईटन बट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब। कुछ सब्सटेंस जो है ये हम मतलब वहाँ से एब्जॉर्ब होता है, कुछ जो है वो रह जाता है, वो फिर इल्यूसिकल वॉल के ज़रिए कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, सीकम पे। सीकम में जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ से फिर ये पीसेस के फॉर्म में मतलब एक सॉफ्ट सॉलिड स्टूल होता है, और फिर ये रेक्टम में स्टोर होकर स्ट्रेच रिसेप्टर के ज़रिए फिर डिफिकेशन प्रोसेस मतलब ये स्टार्ट हो जाती है। अब है जो सबसे पहला पार्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है माउथ। माउथ इज़ द फर्स्ट पोर्शन ऑफ एलिमेंट्री कैनाल दैट रिसीव फूड्स एंड प्रोड्यूसेस सलाइवा। माउथ जो है ये एलिमेंट्री कैनाल का एक पहला हिस्सा है जिसमें हम फूड को रिसीव करते हैं, और फिर सलाई वाली ग्रेन जो है हमारे माउथ में प्रेजेंट है, उस जो सलाइवा उसके साथ हम मिक्स करते हैं। फिर जो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन है, ओरल म्यूकोसा, ये भी क्या करता है, ये हमारे माउथ को इनसाइड डिफरेंट मतलब जो बैक्टीरिया है इससे प्रोटेक्शन के लिए भी है, क्योंकि ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ये म्यूकस सीक्रेट करता है, और इसका काम क्या होता है कि ये बैक्टीरिया और मुख्तलिफ चीज़ें जो है इसको इनगल्फ करते हैं। अभी हम माउथ को देखेंगे कि माउथ कहाँ पे वाक़या है, उसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन के बेस पे हम यहाँ पे इनको 4 रीजन्स में डिवाइड करते हैं, मतलब 4 रीजन में इसलिए डिवाइड किया ताकि उसके दरमियान हमको माउथ सही तरीके से नज़र आ सके। सबसे पहले जो है वो है इंटीरियरली मतलब हमारा फ्रंट साइड में हम देखेंगे तो माउथ के फ्रंट पे क्या है, लिप्स हैं, हमारे लिप्स मौजूद हैं। इस तरह हम पोस्टीरियरली जब पीछे की तरफ देखेंगे तो ये ओरोफेरिंक्स के साथ कंटिन्यूअस में है, मतलब हम इसको ऐसा करेंगे कि इसको मिड सैजिटल प्लेन पे डिवाइड कर लेंगे, हमारा जो बॉडी है उसको मिड सैजिटल प्लेन पे डिवाइड कर लेंगे, तो फिर डायरेक्टली हमें नज़र आएगा कि इसके जो मतलब पोस्टीरियर साइड है ये ओरोफेरिंक्स से कंटिन्यूअस में है। फिर सुपीरियरली क्या है, सुपीरियरली भी हम जब मिड सैजिटल में डिवाइड कर लेंगे तो बोनी हार्ड फ्लैट और सॉफ्ट फ्लैट है, सही है। तो एक हार्ड फ्लैट है जो इंटीरियर की तरफ होता है, और सॉफ्ट फ्लैट जो पोस्टीरियर की तरफ होता है। ये क्या करता है, ये नेज़ल कैविटी को ओरल कैविटी से मतलब जुदा करता है, डिवाइड करता है, सही है। दूसरा लास्ट में जो है इंपीरियरली हम नीचे की तरफ देखेंगे
मस्कुलर टंग है और सॉफ्ट टिश्यूज़ जो है अराउंड मतलब माउथ के इर्द गिर्द जितने भी सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं ये इंपीरियरली उसको, और इन चारों के दरमियान जो हिस्सा आता है उसको हम माउथ कहते हैं। ये एनाटॉमी है ओरल कैविटी की। सबसे पहले आप देखें अपर लिप है ये, और ये लोअर लिप है। अपर लिप को गम्स के साथ अटैच किया है। एक फ्रेनुलम है, इसको सुपीरियर लेबियल फ्रेनुलम जो ऊपर वाला है और इंफीरियर लेबियल फ्रेनुलम जो नीचे वाला है। इसमें फिर टीथ है, गिंगेवा है, ग्लासोपेरेंट पैलेटाइन आर्च है, पैलेटाइन आर्च है, सॉफ्ट फ्लैट है, यूविला है। यूविला आप इम्पॉर्टेंट आर्गन है, ये एक प्लेशी मस्कुलर आर्गन है। इसमें इस तरह होता है कि ये सॉफ्ट प्लेट की एक्सटेंशन होती है, और ये सॉफ्ट प्लेट की एक्सटेंशन होती है तो इसी वजह से ये जो फूड है ना ये नेज़ल कैविटी तरफ तक नहीं जाता। सही। फिर टॉन्सिल्स है जो हमारे लिम्फॉइड टिश्यूज़ है। इसके बाद फ्लोर ऑफ माउथ है, टंग है। यहाँ पर लिखा है ग्लासो पेलेटाइन आर्च। ग्लासो टंग को कहते हैं, पेलेटाइन जो प्लेट होता है मतलब उसके जो सॉफ्ट प्लेट होता है उसके दरमियान जो एक आर्च सा बना है उसको ग्लासो पेलेटाइन आर्च कहते हैं। और दूसरा जो है ये पेलेटाइन आर्च है जो इसके मतलब पीछे है, बिल्कुल उसमें टंग इन्वॉल्व नहीं है, बिल्कुल पीछे है, ठीक है, उसको पेलेटाइन आर्च कहते हैं। और एक जगह है इसको रेट्रो मोलर ट्राइगोन। रेट्रो बिहाइंड को कहते हैं, मोलर हमारे टीथ है, और ट्राइगोन एरिया। ये एक ऐसी ट्राइगोन एक ट्राइंगुलर एरिया है जहाँ तर्ड मोलर टीथ जो है इसके पीछे पड़ा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसको हम एनाटॉमिकल क्रॉस रोड कहते हैं। ये इसलिए कहते हैं कि इसमें नर्व्स और मसल्स की सप्लाई होती है। अगर इस जगह में इन्फेक्शन हो जाए तो ये बहुत ही ख़तरनाक है, इसलिए इसको एनाटॉमिकल क्रॉस रोड इसलिए क्योंकि ये बहुत ही रिस्की एरिया है। सही है। और नीचे जो है टंग को एक फ्लोर के साथ अटैच करता है, उसको हम लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं। एक लेबियल फ्रेनुलम हो गया और एक लिंगुअल फ्रेनुलम हो गया। अब माउथ है, द प्लेट फॉर्म द रूफ ऑफ द माउथ। ये मैं हमने पहले बताया कि ये रूफ ऑफ माउथ जो है ये फ्लैट है, ये इंटीरियरली हार्ड फ्लैट होता है एंड पोस्टीरियरली सॉफ्ट फ्लैट। द यूविला इज अ कर्व्ड फोल्ड ऑफ द मसल्स कवर्ड विद म्यूकस मेम्ब्रेन हैंगिंग डाउन फ्रॉम द मिडल। ये मिडल से हैंग होता है, सही है, और इसका काम ये है कि नेजल कैविटी में फूड को एंटर नहीं करने देते। टंग इज अ मस्कुलर ऑर्गन इन द माउथ दैट मैनिपुलेट्स फूड फॉर मास्टिकेशन एंड इज यूज्ड इन द एक्ट ऑफ swallowing। टंग जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, सही है। माउथ में टंग जो है ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जिसके क्या काम होता है, सबसे पहले मास्टिकेशन है, मतलब ये फूड होता है ना उसके क्या करता है, उसको चबाता है, मतलब च्यूइंग प्रोसेस है, च्यूइंग की में मदद देता है। दूसरा स्वॉलिंग में मदद देता है क्योंकि ये जो खुराक होता है इससे एक बोलस बन जाता है और इसी के ज़रिए ये फिर ओरोफेरिंक्स और फिर एसोफेगस और स्टमक तक चला जाता है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट काम है टंग का वो है कि इसके ऊपर पेपिले होते हैं, सही है। डिफरेंट टाइप्स के पेपिले होते हैं, पेरिफॉर्म है, एक पेलिफॉर्म है, पुलिएट है, सर्केमोलेट है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेपिले होते हैं। वहाँ पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं और इसका मेन जो रोल है वो क्या है, गस्टेशन, टेस्ट में मदद देते हैं। A tongue. Tongue is of importance in the digestive system and primary organ of the taste and the gustatory system. Gustatory system जो हमारा टेस्ट सिस्टम होता है, मतलब जो हम चीज़ का जायका मालूम करते हैं वही सिस्टम इस जो है इसमें प्राइमरी रोल जो है सबसे ज़्यादा प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है, ये टंग है। आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि गस्टेटरी सिस्टम इस टंग में नहीं है, ये पेनिस में भी है। कहीं ना कहीं आपको इसी तरह भी फील हो सकता है कि टंग में कोई चीज़ जो है उसका जायका भी मालूम, लेकिन आपको थ्रोट में भी उसका जायका थोड़ा सा जैसा कि यार थ्रोट में जो है सही तरीके से स्मेल या मतलब उसकी टेस्ट सही तरीके से नहीं थी, तो थ्रोट में भी आपको उसकी टेस्ट मालूम होती। तो जो गस्टेशन जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं ये टंग के साथ साथ जो हमारे पेरिंग्स है उसमें भी मौजूद होते हैं। टंग के जो अपर सरफेस है यानी जिसको हम डॉर्सम कहते हैं वहाँ पे लिंगुअल फ्रेनुलम कहते हैं, इसको लिंगुअल पेपिले कहते हैं। एक न्यूमेरस टाइप्स ऑफ पेपिले होते हैं जिसको लिंगुअल पेपिले कहते हैं। ह्यूमन टंग जो है ये दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं इनटू टू पार्ट्स, ओरल पार्ट एट द फ्रंट एंड पेरेंजियल पार्ट एट द बैक। जो हमारा ओरल पार्ट होता है वो आगे की तरफ होता है और जो पेरेंजियल पार्ट होता है जो मतलब जो हमारे बैक, तो टंग को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक जो है फ्रंट में ओरल पार्ट है और दूसरा बैक में पेरेंजियल पार्ट से कहते हैं।
अब टंग के फंक्शन क्या है? सबसे पहले मस्टिकेशन, च्यूइंग में मदद देता है, डिग्लूटेशन, स्वॉलिंग में मदद देता है, स्पीच में मदद देता है क्योंकि हमारा जो वोकल कॉर्ड्स है वहाँ से क्या होता है, वाइब्रेशन होती है, तो वहाँ से साउंड प्रोडक्शन होती है और उस साउंड को फिर वर्ड्स में चेंज करने के लिए लिप्स और टंग जो है ये रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट में टेस्ट है गस्टेशन है, क्योंकि गस्टेसिव सिस्टम टंग में मौजूद है, इसी वजह से गस्टेशन में भी ये इन्वॉल्व है। Teeth. The human teeth function to mechanically break down items of food by cutting and crushing them in preparation of swallowing and digesting. टीथ जो है मतलब ह्यूमन की जो टीथ है ये मैकेनिकली खुराक को ब्रेक करता है, कट करता है, क्रश करता है, उसकी ग्राइंडिंग हो जाती है। तो ये सारा जो है फिर इसी खुराक को इसलिए इतना क्रश करता है ताकि वो आसानी से एब्जॉर्ब हो सके, स्वॉलोइंग में हेल्प करता है और डाइजेस्टिंग में। ह्यूमन जो है इसमें 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये 4 टाइप्स ऑफ टीथ होते हैं, लेकिन ये भी इसमें फिर डिफरेंसेस है। एक प्राइमरी टीथ होता है, एक सेकेंडरी होती है। प्राइमरी जो है वो मिल्क टीथ होते हैं, वो 20 होती है, सेकेंडरी 32 होते हैं। फिर उसमें प्रीमोलर एब्सेंट होती है इसमें, और जो परमानेंट है उसमें मोलर और प्रीमोलर प्रेजेंट होती है। ये देखिए ये टाइप्स ऑफ टीथ हमने बताया है। लिप्स है, ये गम्स है, यूवियोला है, हार्ड फ्लैट, सॉफ्ट फ्लैट, प्लेटाइन टॉन्सिल्स, ये सब सारे जो है ये पहले मैंने डिस्कस किए। यहाँ पर देखिए प्रीमोलर है, कैनाइन्स है, इंसीजर्स है, मोलर है। ये प्रीमोलर के दो ही को तो इसके 2 कस्प्स होते हैं, एक साइड इसी तरह उभरा हुआ है, दूसरा तो इसको बाइकस्पेड टूथ भी कहते हैं। और जो कैनाइन टीथ है तो ये बिल्कुल नुकीली दांत जिसे हम कहते हैं, सही। टाइगर्स यानी चीता उसी की तरह ये टीयरिंग में इन्वॉल्व होते हैं। और जो इंसीजर होते हैं ये हमारे फ्रंट वाले टीथ हैं, जो हम इसे सनाया ओलिया जो कहते हैं, मतलब जो मतलब लपिंग टीथ भी कहते हैं। मतलब जब हम कोई हंसता है तो ये टीथ क्या होता है, ये नमूदार होते हैं, मतलब नज़र आता है, तो इसको सनाया ओलिया दांत भी कहते हैं। अब प्राइमरी टीथ जो है अमंग डिसीड्यूस प्राइमरी टीथ 10 आर फाउंड इन द मैक्सिला। 20 टीथ टोटल है, जो 10 जो है वो मैक्सिला में है और 10 जो है ये मैंडिबल में है। जो 10 जो है ये मैक्सिला में होते हैं और 10 जो है ये मैंडिबल में होते हैं, टोटल 20 हो गए। अगर इसका डेंटल फार्मूला में ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो मतलब सोचते हैं कि ये किस तरह फार्मूला बना है, 2102/2102। तो ये फार्मूला जो है ये इस बेस पे बनाया है कि बॉडी को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे, राइट और लेफ़्ट को। अब हम बॉडी में से एक हिस्सा लेंगे, सपोज़ मैंने लेफ़्ट साइड ले लिया, तो लेफ़्ट साइड में मतलब हाफ जो है मैक्सिला आ गया और हाफ मैंडिबल आया। तो हाफ मैक्सिला में 2102 मतलब 5 टीथ जो है ये लेफ्ट मैक्सिला में आ गया और 5 टीथ लेफ्ट मैंडिबल में आ गया। इसी तरह 5 जो है लेफ्ट राइट मैंडिबल में आ गया और 5 जो है राइट मैक्सिला में आ गया। अगर दोनों को कंपेयर करें तो टोटल 20 टीथ बनते हैं। स्टार्ट कब से होती है? स्टार्ट टू कम इन या एरप्ट एट अबाउट 6 मंथ ऑफ एज। 6 मंथ ऑफ एज में ये एरप्ट होना स्टार्ट हो जाती है। 6 मंथ ऑफ एज मैटर नहीं करता क्या है 6 मंथ, तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, तकरीबन 15-13 मंथ्स वाले भी हो सकते हैं, क्योंकि ये डाइट पे डिपेंड करता है। और जो मदर मिल्क है उसमें अगर कैल्शियम की मकदार सही तरीके से नहीं हो तो फिर भी इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। एज द प्राइमरी सेट ऑफ टीथ, इसमें 2 टाइप्स ऑफ इंसिजर सेंट्रल्स होते हैं, एक सेंट्रल में होता है, एक लेटरल में होता है। 2 टाइप्स ऑफ इंसिजर है, 1 कैनाइन है और 2 टाइप्स ऑफ मोलर है। एक को हम फर्स्ट नेम देते हैं, मतलब फर्स्ट मोलर एंड सेकंड मोलर। और जो प्री मोलर है ये प्राइमरी टीथ जो डिसिडुअस जिसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं, इसमें एब्सेंट होता है। फिर है परमानेंट टीथ। परमानेंट टीथ टोटल जो है 16 मैक्सिला में है और 16 मैंडिबल में है। तो कंप्लीट ये 32 क्या हो गए, टीथ हो गए। अब इसका डेंटल फार्मूला है 2123 ये भी इसी तरह डिवाइड करें, बॉडी को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, लेफ़्ट राइट में। लेफ़्ट के मैक्सिला में 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है। इस तरह नीचे में 2 इंसीजर है, 1 कैनाइन है, 2 प्रीमोलर है, 3 मोलर है। इस तरह पे राइट में तो फिर ये 16 लेफ्ट साइड पे आ जाएगा, 8 ऊपर 8 नीचे। इस तरह फिर 16 जो है ये राइट पे आ जाएगा, 8 ऊपर 8 नीचे। तो दोनों को कंबाइन कर दे तो 32 टीथ आएंगे। एट एज 21 एज में ये 32
परमानेंट टीथ सारे एरप्ट हो जाती हैं। द परमानेंट टीथ, इसमें 2 इंसीजर है, मैंने पहले बताया, एक सेंट्रल इंसीजन है, एक लेटरल इंसीजर है। और जो सनाया ओलिया के बारे में मैंने बताया तो वो सेंट्रल इंसीजर को भी कहते हैं, सही। वन कैनाइन जो है ये टीयरिंग के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम मतलब टीयरिंग के लिए इस तरह इस्तेमाल होता है, नुकीली दांत जो होते हैं उसको कैनाइन कहते हैं। फिर है 2 प्रीमोलर है क्रशिंग के लिए, फर्स्ट प्रीमोलर और सेकंड प्रीमोलर। इस तरह 3 मोलर फॉर ग्राइंडिंग के लिए है, फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर और थर्ड मोलर। ये थर्ड मोलर जो है इसको हम विजडम टूथ कहते हैं। 21 एज में ये एरप्ट हो जाता है और इसको विजडम टूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़ों का ये कहना है कि जब ये टीथ एरप्ट हो जाए तो फिर इंसान के जो मतलब माइंड है, जो मतलब उसकी जो साइकी है वो बिल्कुल नॉर्मल पे आ जाती है, मतलब वो सही और गलत में फ़र्क कर सकेगा। फिर टीथ के फंक्शन क्या है, तो 2 इंसीजर जो है ये कटिंग के लिए है, 1 कैनाइन जो है ये टीयरिंग के लिए है, और 2 प्रीमोलर जो है ये क्रशिंग के लिए है, और 3 मोलर जो है ये ग्राइंडिंग के लिए है। अब टीथ की एरप्शन कब से स्टार्ट होती है, तो टूथ एरप्शन एज ह्यूमन एज अ प्रोसेस इन टूथ डेवलपमेंट एंड विद द टीथ एंटर द माउथ एंड बिकम विजिबल। सबसे पहले आप लोगों को पता है जब छोटा बच्चा होता है तो उसका सबसे पहले कौन सा टीथ एराइज होता है, तो लेटरल इंसीजर जो हमारा होता है ना नीचे, जो हमारा लोअर इंसीजर नहीं होती वो वाला सबसे पहला टीथ वो एराइज होता है, सही है। जो नीचे मतलब मैंडिबल वाला टीथ जो है ये पहले अराइज होता है, और इसमें भी कौन सा वाला, जो इंसीजर है, सही है, लेटरल इंसीजर जो पहला वाला। प्राइमरी टीथ एरप्ट इनटू द माउथ फ्रॉम अराउंड 6 मंथ until 2 years ऑफ एज। 6 मंथ से स्टार्ट होता है और ईयर ऑफ एज तक ये डिसिजुअल टीथ जो है ये सारे कवर हो जाते हैं, मतलब आ जाते हैं। और इसके बाद जो है सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, ये भी मतलब माउथ का हिस्से में आते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जो डक्ट के ज़रिए अपना सिक्रीशन जो है वो करते हैं। डेट प्रोड्यूस सलाइवा थ्रू अ सिस्टम ऑफ डक्ट्स, जो डक्ट्स के ज़रिए जो है सलाइवा सिक्रीट करता है, मतलब माउथ में सलाइवा की सिक्रीशन करता है। इसमें 3 पेयर्स मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, एक पैरोटिड है, सब मैंडिबुलर है जिसको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स भी, सलाइवरी ग्लैंड भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो सब लिंगुअल है। इसी तरह माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी हैं। इन तीनों में जो है सबसे लार्जेस्ट दो सलाइवरी ग्लैंड है वो पैरोटिड है। लेकिन मैं आप लोगों को ये बताऊं कि जो अब विकिपीडिया में अगर आप लोग सर्च करेंगे कि माइनर सलाइवरी ग्लैंड कितने हैं तो ये 600 से 1000 तक है, और अगर आप केम्यू के स्लाइड में देखें तो ये 800 से 1000 तक है, सही। लेकिन आप लोगों ने केम्यू फॉलो करना है क्योंकि एग्ज़ाम और ये सारी चीज़ें वही लोग बनाते हैं, तो आप लोगों ने केम्यू के स्लाइड को फॉलो करना है। अभी 2017 में, दिसंबर 2017 में एक नया ग्लैंड भी डिस्कवर हुआ। ये लोग ऐसा कर रहे थे कि BPH जो बेनिन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया है उसकी स्टडी कर रहे थे कि अचानक उनको एक चीज़ पर नज़र आई, और वो चीज़ जो है वो ट्यूबेरियल ग्लैंड उसको कहते हैं, और ट्यूबेरियल ग्लैंड भी माउथ में मौजूद है और ये सलाइवा सिक्रीशन करते हैं। तो 2017 में ट्यूबेरियल ग्लैंड जो है ये फिर डिस्कवर हो गए। अब ये देखिए ये पैरोटिड ग्लैंड है, सही है, ये फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है और सब लिंगुअल ग्लैंड है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ ग्लैंड जो है यहाँ पर डिस्कस है। अब पैरोटिड ग्लैंड जो है ये 2 पेयर्स ऑफ पैरोटिड ग्लैंड्स हैं। एक जो है ये क्या करता है, जो मैंडिबुलर रेमस है ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन में जो मैंडिबल बोन होता है ना, उसके जो मैंडिबुलर रेमस है उससे रैप होता है। मैंडिबल के तकरीबन 3-4 हिस्से होते हैं। एक उसका मेंटल होता है जो हमारा फ्रंट वाला हमें नज़र आता है, उसको मेंटल कहते हैं। इसमें एक मेंटल फोरामेन होता है, चेन जो है, चेन को मेंटल कहते हैं मेडिकल टर्म में, सही। उसके बाद जो है इसमें आता है बॉडी जिसको हम एंगल कहते हैं। और आपको लोगों को ये मालूम होना चाहिए जो एंगल होता है ना, मैंडिबुलर एंगल, ये ब्यूटी, इसको मेल की ब्यूटी भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये डिपेंड करता है, किसी का एक तरह होता है, किसी का दूसरे तरह होता है। तो ये मैंडिबुलर एंगल जो है इसको ब्यूटी ऑफ मेल भी कहते हैं।
इसके अलावा जो हमारा टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट्स हैं, इसके नज़दीक ये रेमस पार्ट होता है, और इस रेमस से ये क्या है, ये बिल्कुल इर्द गिर्द रैप हुआ है ये पैरोटिड ग्लैंड। ये सबसे लार्जेस्ट ग्रेन है। दे सिक्रीट सलाइवा टू फैसिलिटेट मेस्टिकेशन, स्वॉल्विंग एंड अमाइलेज टू बिगिन द डाइजेशन ऑफ स्टार्चेस। ये क्या करता है, अमाइलेज, सॉल्विंग, मेस्टिकेशन, ये चीज़ें जो है सिक्रीट करता है, और सलाइवरी अमाइलेज को टाइलिन और डायस्टेस कहते हैं। तो ये क्या करता है, स्टार्चेस की डाइजेशन करता है। इसके बाद जो है ये ओरल कैविटी के में एंटर हो जाता है पैरोटिड डक्ट के ज़रिए। पैरोटिड डक्ट को स्टेंसन डक्ट भी कहते हैं, और ये जो हमारा मोलर टीथ है ना, सेकंड प्रीमोलर टीथ, वहाँ पर ये मतलब ओपन होता है ये डक्ट। अगर इस डक्ट में कोई मतलब स्टोन्स आ जाए तो, या फिर कोई इन्फ्लेमेशन आ जाए तो फिर ये हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन वायरल इन्फेक्शन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट वायरल इन्फेक्शन इन पैरोटिड ग्लैंड जो है ये क्या है, ये मम्स है। आर्थोमेक्सो वायरस जो है ये एक किस्म का वायरस है जो ये मम्स काज करता है। सब मैंडिबुलर ग्लैंड, जिसको हम सब मैक्सिलरी ग्लैंड भी कहते हैं, ये भी एक पेयर ऑफ ग्लैंड होते हैं जो हमारे लोअर जा है। सब मैंडिबुलर इसलिए कहा है, सब मीन नीचे, मैंडिबुलर मीन मैंडिबल से नीचे है। ये लोअर जा के नीचे है, सुपीरियर टू द डाइगेस्ट्रिक मसल्स। ये डाइगेस्ट्रिक मसल्स के ऊपर है। डाइगेस्ट्रिक मसल्स आप लोग ऐसा अंदाज़ा लगाए कि डाई का मतलब टू है, और गेस्टर जो है वो तो स्टमक को कहते हैं। तो डाइगेस्ट्रिक का मतलब ये हो गया कि वो मसल जिसके दो बिले होते हैं, मतलब दो पेट होते हैं, और इसको सप्राहायोइड मसल भी कहते हैं। सप्राहायोइड मसल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हायोइड बोन के ऊपर जो है ये मसल्स मौजूद है, तो इसलिए इसको सप्राहायोइड मसल्स भी कहते हैं। इसकी सिक्रीशन क्या है, इसमें सीरस फ्लूइड्स के साथ साथ म्यूकस भी होते हैं, और ये एंटर द ओरल कैविटी बाय द सबमैंडिबुलर डक्ट। और हमारा जो सबमैंडिबुलर डक्ट है वहाँ में ये ओपन होता है। सबमैंडिबुलर डक्ट को दूसरा इसके जो डक्ट है उसको वार्टन डक्ट कहते हैं। वार्टन डक्ट जो है ये हमारे जो लोअर इंसीजर होते हैं ना, वह के उसके बिहाइंड जो है ये ओपन होते हैं। सब लिंगुअल ग्लैंड जो है, सब नीचे लिंगुआ और टंग को कहते हैं, मतलब टंग के नीचे जो है ये पेयर ऑफ मेजर सलाइवरी ग्लैंड है जो लोकेटेड है टंग के नीचे, इंटीरियर टू सब मैंडिबुलर ग्लैंड के बिल्कुल इंटीरियर। 5% सलाइवा सिक्रीशन ये करते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर म्यूकस सिक्रीशन करते हैं, और म्यूकस सिक्रीशन इसलिए करते हैं ताकि जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया वगैरह जो फूड में हो उसको क्या करें, उससे हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ये भी एक फर्स्ट लाइन डिफेंस में आता है। Minor salivary gland, there are 800 to 1000 minor salivary glands located throughout the oral cavity within the submucosa of the oral mucosa in the tissue of the buccal and lingual mucosa. तकरीबन 800 से 1000 माइनर सलाइवरी ग्लैंड भी बॉडी मतलब हमारे ओरल कैविटी में है, सब म्यूकोजा में, ओरल म्यूकोजा में, बकल म्यूकोजा, जो हमारे लिंगुअल म्यूकोजा, सारों में जो है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं। कंपोजिशन ऑफ सलाइवा। अब सलाइवा की कंपोजिशन क्या है, तो तकरीबन दिन में 1.5 लीटर ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस इन डेली जो है 1.5 लीटर मतलब 1500 ml सलाइवा सिक्रीट होता है डेली। इसमें वाटर होता है, मिनरल सॉल्ट्स होते हैं। मिनरल सॉल्ट जो है ये अस्मोटिक मतलब जो अस्मोसिस है उसको मेंटेन करता है। अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह हो तो ये उसकी जो सेल्स होते हैं ना उससे पानी निकाल लेते हैं, क्योंकि बाहर अस्मोसिस मतलब सॉल्ट किसी मतलब सॉल्ट ज़्यादा है, सॉल्यूट ज़्यादा है, तो बाहर जो है फिर एनवायरनमेंट एसिडिक एनवायरनमेंट, हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है, तो फिर अंदर जो बैक्टीरिया के सेल है तो उससे वो वाटर को निकाल लेते हैं, वो श्रिंक हो जाता है और ख़त्म हो जाता है। उसमें एंजाइम्स भी है, जैसे हमने कहा कि पैरोटिड सलाइवरी अमाइलेज को सिक्रीट करता है। म्यूकस भी इसमें मौजूद है, क्योंकि जो हमारा सबलिंगुअल है वो सबसे ज़्यादा म्यूकस सिक्रीशन करता है। लाइसोजाइम एक बैक्टीरियल सेल वॉल उसको उसमें होल्स कर देते हैं, उसको रप्चर कर देते हैं, तो ये एंजाइम भी इसमें मतलब एक लाइसोजाइम एंजाइम ये भी मौजूद है। और इम्यूनोग्लोबुलिन जो हमारा एंटीबॉडीज़ है, आईजीए जो है इम्यूनोग्लोबुलिन 1 ए, ये जो है हमारे सलाइवा में मौजूद होता है, और इसका काम भी क्या होता है, हमारा डिफेंस मैकेनिज्म। फिर सलाइवा का फंक्शन क्या है, सलाइवा कंट्रीब्यूट्स टू डाइजेशन ऑफ फूड एंड मेंटेनेंस ऑफ ओरल हाइजीन। सलाइवा क्या करता है कि फूड को डाइजेस्ट करता है और जो हमारा ओरल हाइजीन है उसको मेंटेन करता है। जो विदाउट नॉर्मल सलाइवरी फंक्शन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेंटल कैरीज गम्स डिजीज एंड अदर ओरल प्रॉब्लम्स इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। अगर सही तरीके से सलाइवा प्रोडक्शन नहीं होती,
अगर उसकी फ्रीक्वेंसी में डिस्टर्बेंस हो, मतलब 1.5 लीटर से कम सीक्रेट हो रहा हो, तो इसी वजह से हमारे जो दांत होते हैं वो भी ख़राब हो सकते हैं। हमारे जितने गम्स डिजीज़ है, मतलब गिंगिवाइटिस हो गया, स्टोमेटाइटिस हो गया, सही है, गिंगियो स्टोमेटाइटिस हो गया, ये सारे जो है ये फिर राइज होंगे। और इसके साथ साथ और प्रॉब्लम्स में, इस प्रॉब्लम में मज़ीद भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि सलाइवा जो है वो तो उसमें डिफरेंट एंटीबॉडीज़ होते हैं, डिफरेंट सॉल्ट्स होते हैं, जो फिर जो हमारे बॉडी के दरमियान के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ओरल कैविटी में, उसको फिर ख़त्म कर देते हैं। उसकी मतलब प्रोलिफरेशन नहीं होती, मतलब वो ग्रोथ नहीं कर पाता, उसके जो है फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो है वो सही तरीके से नहीं होती। फिर आता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट जो है उसमें सलाइवा सलाइवा क्या करता है, ओरल म्यूकोसा को कोट करता है, उसको मैकेनिकली प्रोटेक्ट करता है किसी ट्रॉमा से, ईटिंग के दौरान, स्मॉलिंग के दौरान, स्पीकिंग के दौरान। तो हम हमारे जो साइड वाले टिश्यूज़ होते हैं वो फिर मतलब हम उसके ट्रॉमा से बच सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी और ज़्यादातर पीपल में अगर सलाइवा की सिक्रीशन कम होती हो, तो फिर एक बेटर सा टेस्ट माउथ में होता है। एक ज़्यादातर इस तरह होता है, जब हम लोग रात को सोते हैं ना, तो रात में इस तरह होता है, जो हमारा सलाइवा प्रोडक्शन होता है वो कम होता है। और जब हम सुबह जब हम उठते हैं, तो हमारे माउथ में एक बेटर सा टेस्ट होता है। वो क्या होता है कि जो हमारे माउथ में, सब आपको लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि मतलब जो एनवायरनमेंट है, हमारा जो वर्ल्ड है, इसमें जितने भी मतलब ह्यूमंस है, उनसे ज़्यादा हमारे माउथ में बैक्टीरिया मौजूद है। ये बैक्टीरिया जब है, जब सलाइवा सिक्रीशन 1.5 लीटर है मतलब ज़्यादा होती है, तो इस वजह से ये फिर ग्रो नहीं कर पाता। और जब ये सलाइवा सिक्रीशन कम हो जाती है, तो ये अपने केमिकल्स और ये चीज़ें, जो बैक्टीरिया के केमिकल्स और ये एक्सोटॉक्सिन और ये चीज़ें सिक्रीट करते हैं, और इसी सिक्रीशन की वजह से फिर हमारे माउथ में एक बेटर सा टेस्ट होता है। उसके बाद जब सलाइवा की सिक्रीशन सही ना हो, तो ये फूड जो है ये हमारे माउथ के ऊपर माउथ में स्टिक हो जाते हैं। और ज़्यादातर जो है ये हमारे जो बोली प्लेट होता है ना, हार्ट प्लेट, यहाँ पर जब स्टिक हो जाते हैं, तो हम लोग फिर ऐसा करते हैं कि उस अपना जो टंग है उसके ऊपर बोनी बोनी हार्ट प्लेट के ऊपर इस तरह घुमाते हैं, ताकि इस चीज़ चिपकते हुई चीज़ों को हम क्या करें, बाहर निकालें। तो इसी वजह से, क्योंकि इसकी सलाइवा प्रोडक्शन कम हो जाती है। अब सलाइवा के फंक्शन और क्या है, जो डाइजेशन में हेल्प करती है, क्योंकि इसमें जो है सलाइवरी अमाइलेज होते हैं, तो इस वजह से वो सलाइवा यहाँ पर लिखा है कि डाइजेस्टिव फंक्शन ऑफ सलाइवा इंक्लूड मॉइस्चनिंग फूड को मॉइस्चन बनाता है, एंड हेल्पिंग टू क्रिएट अ फूड बोलस, और फूड को एक मतलब बोलस फॉर्म में देता है, मतलब एक बाल लाइक स्ट्रक्चर उससे बना देता है। द लुब्रिकेटिव फंक्शन ऑफ द सलाइवा अलाउज द फूड बोलस टू पास इजीली फ्रॉम द माउथ एंड टू एसोफेगस। ये इस तरह होता है, जो हमारा सलाइवा होता है ये लुब्रिकेटेड होता है, मतलब ये क्या करते हैं, ये फूड को लुब्रिकेट बनाता है कि इजीली वो पास हो जाए, कि कहाँ से, एसोफेगस में, और स्टमक में चला जाए। रूल एंड टेस्ट। सलाइवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन द सेंस ऑफ टेस्ट के में, क्योंकि इसमें टेस्ट बड्स जो है वो तो टंग में होता है, लेकिन ये क्या करता है, जो फूड होते हैं ना उसके साथ मिक्सअप हो जाता है, और ये मिक्सअप जो है ये क्या करते हैं, इसमें वाटर होते हैं, तो ये टेस्ट जो हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर्स के पोर्स होते हैं ना उसके अंदर चले जाते हैं, और फिर हमें टेस्ट का जायका फिर नज़र आता है कि हाँ ये मतलब फिर टेस्ट हम टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये इस चीज़, इसकी बेटर टेस्ट है, स्वीट टेस्ट है, या सॉल्टी टेस्ट है, या उमामी टेस्ट है, ये सारा जो है हम इससे मालूम कर सकते हैं। इट इज़ द लिक्विड मीडियम इन विच केमिकल्स आर कैरी टू टेस्ट रिसेप्टर सेल्स हैं। लिक्विड मीडियम इसलिए चाहिए, जो केमिकल है वो सही तरीके से उसमें एब्जॉर्ब हो जाए, और ये टेस्ट रिसेप्टर्स तक सही तरीके से पहुंच जाए। माउथ तो कंप्लीट हो गया यहाँ पर, और अभी जो पेरिंग्स है ये इसका जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका दूसरा पार्ट है, इसको हम थ्रोट भी कह सकते हैं। ये इसको यहाँ पर लिखा है, द पेरिंग्स इज द पार्ट ऑफ थ्रोट दैट इज बिहाइंड द माउथ एंड नेजल कैविटी एंड अबाउट द एसोफेगस एंड लैरिंक्स आर द ट्यूब्स गोइंग डाउन टू द स्टमक एंड द लंग्स। ये स्टमक, ये जो पेरिंग्स है ना, ये थ्रोट का एक पार्ट होता है, इसको हम थ्रोट भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसको थ्रोट भी कहते हैं। ये माउथ के बिहाइंड, मतलब जो हमारे माउथ और नेजल कैविटी उसके बिहाइंड ओपन होता है, और एसोफेगस और लैरिंक्स के ऊपर जो है ये मौजूद होता है, और ये ट्यूब के साथ कनेक्ट होता है। ऐसे ट्यूब जैसे पेरिंग्स जो है इसके 3 हिस्से होते हैं, एक नोज़ोपेरिंग्स, ओरोपेरिंग्स एंड लेरेंजो पेरिंग्स। ओरोपेरिंग्स जो है ये एसोफेगस से कंटिन्यूएशन में है, और जो हमारा लेरेंजो पेरिंग्स है ये लेरिंग्स और लंग्स से कंटिन्यूएशन में है।
द पेरिंक्स इज द पोर्शन ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट रिसीव द फूड फ्रॉम योर माउथ। ये क्या करता है, ये माउथ से हमारा जो फूड है ये रिसीव करता है। ब्रांचिंग ऑफ द पेरिंक्स इज द एसोफेगस व्हिच कैरीज फूड टू द स्टमक। अब पेरिंक्स की जो ब्रांचिंग हो जाती है एसोफेगस में चल जाता है और फिर ये स्टमक में। इस तरह मैंने पहले भी बताया कि लेरेंजोपेरिंक्स और ओरोपेरिंक्स। ओरोपेरिंक्स डायरेक्टली फिर एसोफेगस में मतलब कंटिन्यूएशन में होता है, और जो लेरेंजोपेरिंक्स है ये डायरेक्टली फिर लेरिंग्स, ट्रेकिया और लंग्स के कंटिन्यूएशन में होता है। ये देखिए ये नेज़ोपेरिंक्स है, जो सॉफ्ट प्लेट से ऊपर वाला हिस्सा है इसको नेज़ोपेरिंक्स कहते हैं। ओरोपेरिंक्स C1 सर्वाइकल 1 वर्टिब्री से लेकर सर्वाइकल 3 वर्टिब्री जहाँ पर हार्ड बोन प्रेजेंट है, ये जो वहाँ तक के ये है। और जो हमारा लेरेंजोपेरिंक्स है, लेरेंजोपेरिंक्स जो है ये C3 से लेके C6 तक, मतलब जो हमारा सर्वाइकल वर्टिब्री 3 से सर्वाइकल वर्टिब्री 6 तक, सर्वाइकल वर्टिब्री 6 तक एक कार्टिलेज आता है, उसको क्राइकाइड कार्टिलेज कहते हैं। सही, तो यहाँ पर फिर हम आगे बताएंगे कि एसोफेगस में एक स्फिंक्टर होता है, इसको क्राइकोपेरिंजियल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये क्राइकोपेरिंजियल स्फिंक्टर एक टेम्परेरी स्फिंक्टर है। ये क्राइकाइड और जो पेरिंक्स है इससे मिलकर बना है, तो इसके लिए इसे क्राइकोपेरिंजियस उसके पोजीशन पे मौजूद है, तो उसके लिए इसी वजह से उसको क्राइकोपेरिंजियस भी कहते हैं। अभी एसोफेगस स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने पहले आपको बताया वहाँ पर, यहाँ पर है भी एक्सप्लेन कर लूँगा आप लोगों के लिए। एसोफेगस कॉमनली नोन एज फूड पाइप और गुलेट, ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो थ्रोट यानी ऊपर फेरिंक्स को थ्रोट भी कहते हैं। मैंने आप लोगों को बताया, वहाँ पर लिखा था कि पार्ट ऑफ थ्रोट, यहाँ पर लिखा है कि ये थ्रोट भी कहते हैं। विद स्टमक के साथ ये जो है कनेक्शन में है। तो एसोफेगस जो है ये बिहाइंड द वाइंड पाइप है। जो हमारा वाइंड पाइप एक फूड पाइप होता है, एक वाइंड पाइप होता है। एक हवा की नाली होती है और एक खुराक की नाली होती है। खुराक की नाली जो है ये बैक साइड पे होती है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड नहीं है वर्टिब्रल कॉलम इस साइड पे होती है। और जो खुराक की नाली होती है वो फिर आगे होती है। तो जो हमारा हवा की नाली जो है ना वाइंड पाइप ये आगे होती है, और जो हमारा खुराक की नाली होती है वो पीछे होती है। सही है, फ्रंट ऑफ द स्पाइन। इसके लिए 25 सेंटीमीटर फिर 13 इंच to 14 इंच इस तरह बनता है। डायमीटर जो है वो 2 सेंटीमीटर है। ये देखिए ये पेरिंग्स है 1 2 3 4, ये जो लिखा है ना, सपोज इसको हम आगे तक कंसिडर करेंगे कि ये यहाँ पर ट्रेकिया आ गया। सही है, और जो पीछे जो जहाँ पर राइटिंग लिखी है ये स्पाइन हो गया। तो इसके दरमियान जो है ये क्या हुआ, ये एसोफेगस प्रेजेंट है। ये पेरिंग्स से फूड आ गया अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर। मैंने आप लोगों को बताया कि अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर को क्राइकोपेरिंजियल स्फिंक्टर भी कहते हैं। फिर एसोफेगस है, फिर डायफ्राम है, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर, इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कहते हैं। कार्डिक स्फिंक्टर इसलिए क्योंकि हार्ट जो हमारा स्टमक है ये इसके नज़दीक एक पार्ट होता है जिसको कार्डिक पार्ट भी कहते हैं। सही, उस कार्डिक पार्ट जो है ये ये स्फिंक्टर के नज़दीक है, तो इसलिए इसको कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। दूसरा ये है कि हमारा जो हार्ट मतलब ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरा दिल जल रहा है, मतलब हार्ट बर्न होती है ना, तो ऐसा लग रहा है जैसा हमारा दिल जल रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो स्टमक में जो पायरोसिस होती है, जो हार्ट बर्न होती है, उसको हम इसके साथ कंपेयर करते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर कार्डिक पार्ट है, ये भी हार्ट के नज़दीक होता है, तो इस कार्डिक पार्ट की वजह से हम इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी कह सकते हैं। फिर एसोफेगस का स्ट्रक्चर है, तो एसोफेगस के जो वाल है ना, ल्यूमन मतलब जो इंटरनल जो पार्ट होता है, ये म्यूकोजा, सब म्यूकोजा। ये यहाँ ये स्लाइड में जो भी लिखा है, सबसे पहले मैं आप लोगों को आसान बताऊँ कि हमारा जो सारा इंटेस्टाइन है, मतलब हमारा जो सारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ना, ये तकरीबन 4 लेयर पे मुश्तमिल होते हैं। जो सबसे बाहर वाला होता है कनेक्टिव टिश्यू से बना है, उसको सेरोसा कहते हैं। सही, जिसको हम एडवेंटिशिया भी कह सकते हैं। ठीक है, उस जो दूसरा उसमें आता है फिर मस्कुलर, ये हम मैं बाहर से अंदर की तरफ जाता हूँ, मतलब ये लेयर जो है बाहर से अंदर की तरफ। तो पहले सिरोसा आता है, उसके बाद आता है मस्कुलरिस, फिर आता है सब म्यूकोजा, और फिर इंटरनली अंदर की तरफ जो है आता है म्यूकोजा। फिर जो हमारा स्टमक होता है ना, उसमें 3 लेयर्स एक्स्ट्रा होते हैं। मस्कुलरस जो लेयर है ना उसमें 3 होते हैं। इसमें एक लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, एक सर्कुलर मसल्स और एक ओब्लीक मसल्स। तो वो स्टमक को प्रोटेक्शन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर जो है HCl होता है,
और Cl जो है उसकी एसिडिटी मतलब pH कम होती है, 1 to 3 pH होता है स्टमक का, और उसकी एसिडिटी भी ज़्यादा होती है। तो इसी वजह से वहाँ के मसल्स भी थिक हैं और म्यूकस सिक्रेशन भी होते हैं। तो यहाँ पर भी लिखा है कि इसमें कंसिस्ट ऑफ म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, लेयर ऑफ मसल्स फाइबर जो मस्कुलरस के बारे में मैंने बात की, एंड आउटर लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम सिरोसा कहते हैं। जो म्यूकोजा है एसोफेगस के और जो स्टमक के म्यूकोजा है, जो द म्यूकोजा इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस epithelium of around 3 layers of squamous cells with contrast to a single layer of the columnar cells of the stomach. Most of the muscles in smooth muscles, all the striated muscle predominant in the its upper third. ये मैं आप लोगों को आसान से समझाऊँ कि जो हमारा एसोफेगस होता है उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, और स्ट्रेटिफाइड मतलब है कि ये लेयर्स फॉर्म में अरेंज होता है। तो जो एसोफेगस के जो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के जो स्क्वेमस एपिथेलियम के जो 3 लेयर्स हैं, और जो स्टमक में वो एक लेयर कॉलमनर लेयर, इन दोनों का जो लेंथ है मतलब जो थिक है तकरीबन वो बराबर है। इसमें इस तरह भी है कि जो हमारा एसोफेगस के 1/3 पार्ट है ये स्ट्राइटेड मसल है, मतलब ये कि स्केलेटल मसल से बना है, और ये अपर की तरफ है, और जो हमारा लोअर जो 2/3 का पार्ट है वो फिर स्मूथ मसल से बना है। और आप लोगों को ये भी बताऊँ मैं कि स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को जो 3 लेयर्स है, जब गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसऑर्डर हो या डिजीज़ हो, तो रिफ्लक्स डिजीज़ में क्या होता है कि जो स्टमक कंटेंट है वो ऊपर की तरफ चला जाता है एसोफेगस में, तो वहाँ पर ये एपिथेलियम चेंज हो जाता है, फिर ये मेटाप्लीसिया हो जाती है उसकी, और इसी वजह से फिर ये कॉलमनर में चेंज आता है, स्क्वामस कॉलमनर में चेंज जाता है, क्योंकि वहाँ पर सिक्रेशन ऐसी होती है तो सेल्स अडॉप्ट करते हैं अपने आप को कि यार ये तो मतलब ग्लैंडुलर चीज़ें यहाँ पर शामिल हो गई, तो इसको बैरेट एसोफेगस कहते हैं। अभी एसोफेगस की जो स्ट्रक्चर है, तो इसके 2 मस्कुलर रिंग है, पहले भी मैंने बताया, एक टॉप में होता है और एक बॉटम में होता है। द स्फिंक्टर जो है ये सर्कुलर मसल से बना है, और इसका मेंटेन कंस्ट्रक्शन ऑफ द नेचुरल बॉडी पैसेज और ओरिफिस एंड विच रिलैक्सेस एज रिक्वायर्ड बाय नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन। तो इसकी कंस्ट्रक्शन, एक कंट्रैक्शन है जो लेंथ में चेंज आ जाती है, एक कंस्ट्रक्शन है जो किसी चीज़ के डायमीटर यानी एक ल्यूमन है उसकी डायमीटर में चेंज आ जाती है, तो उसको हम कंस्ट्रक्शन कहते हैं। तो उसके 2 मसल्स है, एक अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर और एक लोअर। अपर एसोफेजियल स्फिंक्टर को क्राइकोपेरेंजियस कहते हैं, लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को हम कार्डिक स्फिंक्टर कहते हैं। और जो लोअर है तो ये जो है ये रिफ्लेक्स में जब ये इसकी रिलैक्सेशन सही तरीके मतलब इसकी कंट्रैक्शन सही तरीके से नहीं होती, ये रिलैक्स होता है, तो फिर इसी वजह से रिफ्लेक्स डिसऑर्डर होती है, और ये फिर जो स्टमक कंटेंट है वो ऊपर चल जाता है। तो ये स्फिंक्टर इसलिए था कि ये स्टमक के एसिडिक कंटेंट ऊपर ना जाए। अब एसोफेगस का फंक्शन क्या है? द एसोफेगस इज अ मस्कुलर ट्यूब रफली 10 to 13 इंचेस लॉन्ग दैट ट्रांसपोर्ट फूड्स लिक्विड्स एंड सलाइवा फ्रॉम द पेरिंग्स टू द स्टमक। ये इस तरह एक ट्यूब है, 10 to 13 इंचेस है या 25 सेंटीमीटर है, कि ये फूड को पेरिंग्स से स्टमक तक ले जाता है। इसका मेन काम, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस तरह होता है कि मतलब जब ये बोलस फॉर्म में नीचे आ जाता है तो बोलस का ऊपर वाला हिस्सा कंट्रैक्ट हो जाता है, जब ये कंट्रैक्ट हो जाता है तो ये डायरेक्टली नीचे वाला रिलैक्स हो जाता है, तो इसी तरह फिर ये बोलस जो है ये स्टमक तक पहुंच जाता है। तो इसकी जो मतलब जो रिदमिक मस्कुलर कंट्रैक्शन है इसको पेरिस्टालिसिस कहते हैं, और ये फूड जो है ये फिर लोअर स्फिंक्टर के ज़रिए नीचे स्टमक में चला जाता है। इस तरह एक और प्रोसेस है जिसको हम एंटी पेरिस्टालिसिस कहते हैं। एंटी पेरिस्टालिसिस में क्या होता है कि दोबारा ये जो है ये माउथ के ज़रिए वापस चले जाते हैं। फिर इसमें यहाँ पर जो है ये फंक्शन ऑफ एसोफेगस ख़त्म होता है, तो यहाँ तक हम कर लेंगे। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो कंटेंट है नो पार्ट है वो फिर मैं दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस कर लूँगा। लेकिन मेरा आप लोगों से यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं। सबसे पहले ये क्वेश्चन ये है कि एंटी पेरिस्टालिसिस और रिगर्जिटेशन ऑफ फूड, इसमें क्या डिफरेंस है? रिगर्जिटेशन और एंटी पेरिस्टालिसिस में क्या डिफरेंस है, और स्पेंकर और वाल्व में क्या डिफरेंस है? सही, इन दोनों का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दे दें। इसके बाद मैं फिर दूसरे लेक्चर में स्टमक से स्टार्ट कर लूँगा। थैंक यू फॉर योर अटेंशन।